हाँ, मैं वही नितिन हूँ जो कहानी सुनाता है। मेरे पास मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, क्या तू वही नितिन है जो कहानी सुनाता है? हाँ, मैं वही हूँ। नमस्कार, जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, डायरेक्ट कहानी पर आने से पहले एक छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तीसरी शक्ति, मैं तीसरी शक्ति बोलता हूँ, वरना बहुत सारे लोग भूत प्रेत आत्मा छलावा या पिशाच कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैं तीसरी शक्ति बोलता हूँ। और इसका एक कारण है, बहुत बड़ा कारण, कि देखिए, अगर धूप है तो छाँव है, और ऐसे ही भगवान है तो शैतान है, एग्जिस्ट करते हैं। मैं प्रूफ नहीं दे सकता अभी, लेकिन हाँ, इसमें सच्चाई तो है, आप मानो या ना मानो। और जो लोग इन चीज़ों पर, इन शक्तियों पर विश्वास नहीं रखते, उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीडियो को डिसलाइक करो और आप अपना समय बचाओ, क्योंकि मेरा तो काम है, मैं तो पूरी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। ये वो भक्त है बाबा का, खाटू श्याम बाबा का, ये वो भक्त है जो गलती से ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। और कमाल की बात बताऊं, बाबा भी वहां पर उसकी मदद करने नहीं पहुंचते। तो ये कहानी अलीगढ़ के तरुण की है, जो कि शादीशुदा है। इसके 2 बच्चे हैं, बड़ी बिटिया, छोटा बेटा। भाई साहब की नौकरी छूट जाती है, तो पहला महीना तो जैसे तैसे करके कट जाता है। बात आई दूसरे महीने पर, तो उसे भी इन लोगों ने जैसे तैसे कर कर पूरे 30 दिन गिन दिए, यानी उसे भी पार कर लिया। अब तीसरे महीने समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब इन्हें सोचना पड़ रहा है कि कहीं बच्चों का नाम स्कूल से कटवा ना दिया जाए, क्योंकि अब इनकी स्थिति खराब हो रही है। तीसरा महीना जब पार हुआ तो चौथे महीने तक ये कर्जे में आ गए। अब इनके सिर पर कर्जा चढ़ना शुरू हो गया, और कर्जा एक ऐसा भूत होता है जो गलती से आपके पीछे लग जाए तो इसका निवारण तो बहुत मुश्किल से होता है भाई। लेकिन अब यहां इनके पीछे ये जो कर्जे का भूत है, ये बुरी तरीके से लगा हुआ है। और ये बाबा श्याम के बहुत बहुत ज़्यादा बड़े भक्त हैं। बाबा श्याम को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना लगाव है कि बाबा को हमेशा अपने सीने से लगाए घूमते हैं। अब सोचोगे कैसे? एक प्यारा सा लॉकेट खरीदा था इन्होंने श्याम दरबार से, खाटू बाबा दरबार गए थे पूरे परिवार के साथ, तो वहाँ से एक लॉकेट खरीदा था, और जो कि इनके 24 घंटे गले में रहता है। ये भाई साहब कर्जे में धीरे धीरे डूब रहे हैं, लेकिन सुकून है कि कहीं ना कहीं एक मेरे को रोशनी की किरण दिखेगी ज़रूर। बाबा मेरे को इस स्थिति में छोड़ नहीं सकते। नौकरी की तलाश में ये रोज़ सुबह जाता था, अपनी एड़ी घिसता था, वापस लौट आता था, कहीं कोई भी नौकरी नहीं है। अब जब परेशानी में था तो बाबा को देखकर ये कहता है कि बाबा, यहाँ अब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये 5वें महीने की किश्त भी अगर हम नहीं दे पाए तो मेरे पर कर्जा इतना हो जाएगा कि मैं पूरे साल मेहनत करके भी वो कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कुछ भी करके मुझे पैसा कमाना है। तभी उसका दोस्त आता और बोलता है कि तू परेशान है, चिंतित है, कोई ऐसी बात है क्या जो मुझे बताए और मैं उसमें तेरी मदद कर पाऊँ। उसने कहा मदद तो तू कर सकता है, लेकिन आजकल नौकरी है कहाँ? उसने कहा क्यों, तू जहाँ जॉब कर रहा था, जहाँ नौकरी कर रहा था, वहाँ से क्या हुआ? उसने कहा भाई, लॉकडाउन हुआ था, समस्या थी, उन्होंने कारण बताया कि अब हमारे पास इतने ग्राहक नहीं, तो हम इतने ज़्यादा एम्प्लॉय क्यों रखें, उन्होंने मुझे हटा दिया। अब कहीं कोई नौकरी नहीं, तकरीबन 4 महीने हो गए। दोस्त, कोई नौकरी हो तो बता। कह रहा मैं दुश्मन को ये नौकरी ना बताऊं, तू तो मेरा दोस्त है, कोई अच्छी नौकरी आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। उसने कहा पहले अपनी बात पूरी कर, तूने कहा कि मैं किसी दुश्मन को भी ये नौकरी नहीं बताऊंगा। कौन सी नौकरी है? यानी तेरे पास कोई जॉब है, भाई मुझे लगवा दे। उसने कहा मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं तेरे को अपना दोस्त मानता हूँ, इसलिए मैं तुझे वहाँ भेजना नहीं चाहता, लेकिन अब तेरी जिद है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ तेरे ऊपर है, सारी जिम्मेदारी तेरे पर। उसने कहा बता तो सही नौकरी क्या है? उसने कहा भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास करता है तू? उसने कहा क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है, ये सब पिक्चरों में होता है, नाटकों में होता है, असलियत में कुछ नहीं होता। कर अगर ऐसा है तो आज शाम को 6 बजे करीब आप
एक हॉस्पिटल का नाम बताता है, वहाँ जाकर इन डॉक्टर साहब से मिलिएगा, रिसेप्शन पर उनका नाम बताना, वो मिल जाएंगे, और उनसे बताना कि तुझे मैंने भेजा है, क्योंकि उन्होंने मुझे ही इस जॉब के लिए लोगों को बताने और ढूंढने को बोल रखा है, तो वो समझ जाएंगे कि मैंने तेरे को किस लिए भेजा है। अब वो बोलता है नौकरी तो बता दे, मुझे क्या करना है। कहता भाई तू वहाँ कर नहीं पाएगा, क्योंकि 1.5 महीने से ज़्यादा वहाँ पे कोई रुकता नहीं है। उसने कहा ऐसा क्या भैया, वहाँ का स्टाफ खराब है, बॉस खड़ूस है, जगह खराब है, क्या है? उसने कहा ना ना, वहाँ पर तू अकेला है, चिंता मत कर, कोई स्टाफ नहीं है, और कमाल की बात जब तू जॉब पर होगा कोई बॉस भी नहीं होगा। अब उसने कहा ऐसी कौन सी नौकरी है? उसने कहा वो तेरे को डॉक्टर साहब बताएंगे। अब ये अपने घर जाता है, अपनी वाइफ को सारी बात बताता है, और वो कहती है कि ये कौन सी नौकरी है, कुछ पूछा क्यों नहीं? उसने कहा मैंने तो बहुत पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं 6 बजे जाकर देखता हूँ ना कैसी नौकरी है, कौन सी नौकरी है, और हाँ तुम क्या कहती हो, मैं करूँ? उसने कहा बिल्कुल करना, पहले पता तो करो कि जॉब है क्या। वो तैयार है, 6 बजने का इंतज़ार करता है, फटाफट से 6 बजे से पहले ही हॉस्पिटल जाके पहुँच जाता है, और डॉक्टर साहब का नाम लेता है वहाँ कि भाई उन्होंने भेजा है। डॉक्टर साहब समझ जाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए जॉब तो है, लेकिन आपको हमें देखकर लगता नहीं कि आप कर पाओगे। उसने कहा कि वो भी ऐसा कुछ बोल रहा था, आप भी ये बोल रहे हो? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करता, और हमें साइंस अनुमति नहीं देती इन चीज़ों पर विश्वास करने के लिए, लेकिन लोग भी गलत नहीं हैं, जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से, अपने साथ होते हुए महसूस करा है, उन लोगों को भी हम झुठला नहीं सकते, लेकिन साइंस मुझे ये मानने से मना करती है। उसने कहा क्या मना करती है साइंस, मुझे बताइए तो सही, और जॉब में पैसे कितने मिलेंगे, और आप खुल के क्यों नहीं बताते कि जॉब क्या है? डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले तो आप ये फॉर्म है इसे भर दो, और नीचे अपने परिवार वालों के साइन लेके आओ। उसने कहा परिवार वाले नौकरी कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ना, इस नौकरी में आपके परिवार वालों की भी अनुमति होनी ज़रूरी है, हम ऐसे ही आपको 20,000 रुपये थोड़ा ना दे देंगे। अब यहाँ तरुण को तो ये मानो कि जन्नत मिल गई, 20,000 रुपये। उसने कहा 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह? उसने कहा हाँ, ये अगर आप ठीक काम करेंगे तो 2 महीने में हम बढ़ा भी देंगे। वैसे 1 साल में बढ़ती है, लेकिन यहाँ 2 महीने में बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप 2 महीने रुके तो बढ़ेगी, उससे पहले ही आप नौकरी छोड़ दोगे। अब तरुण ने कहा मुझे जॉब भी बताइए कि करना क्या है मुझे। हॉस्पिटल की नौकरी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हॉस्पिटल की नौकरी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल से जुड़ी हुई नौकरी है। हॉस्पिटल के पीछे आप ये खंडर देख रहे हैं? तो उसने देखा कि हाँ, यहाँ क्या करना है? कहते ये मुर्दा घर है, और यहाँ आपकी नौकरी रात भर के लिए होगी, सुबह स्टाफ आ जाएगा, आप घर चले जाओ। उसने कहा मुझे करना क्या होगा यहाँ पर? डॉक्टर साहब बताते हैं कि देखिए 7 बजे आपकी नौकरी शुरू होगी और सुबह 7 बजे ख़त्म होगी। करना ये है कि जो भी रात को डेड बॉडी आएगी, ठीक है, उस डेड बॉडी को आपने रिसीव करना है, एक पेपर पे उसका नाम लिखना है, कौन पुलिस वाले लाए हैं, कौन डॉक्टर साहब साथ में आए हैं, ठीक है, उनका नाम लिखना है, समय लिखना है, उस मृतक का नाम लिखना है, जो डेड बॉडी है उसका नाम लिखना है, आईडी प्रूफ से मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी मतलब जो भी है उससे उसका नाम वगैरह लिखना है, 2 फोटो खींचनी है और उसके हाथ का निशान लेना है, यानी फिंगरप्रिंट्स, और बस बॉडी को आप इस बक्से में सरका देंगे, एक जो वहाँ पे बॉक्स होगा, सुबह आके डॉक्टर उसे रिसीव कर लेंगे, उनके परिजन आकर उसे रिसीव कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना, ये आपकी जॉब। तरुण बड़ा परेशान हो जाता है कि अरे नौकरी में नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, और ये 20,000 रुपये दे रहा है, समझ के बाहर है, बड़ा चिंतित है, बड़ा परेशान है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश है कि बिना काम के पैसे मिल रहे हैं। यहाँ तो भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं होगा, मैं तो आराम से बैठ के टीवी देखूंगा, गाने सुनूंगा, किसी से कोई मतलब ही नहीं मुझे। बहुत खुश है। डॉक्टर साहब से कहता है कि ये मानिए कि मेरे परिवार वालों ने भी साइन कर दिया, आप मुझे कल से नौकरी पे रख लो। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, उनके साइन तो चाहिए। परिवार में कौन कौन है? उसने बताया कि 2 बच्चे हैं, बीवी है। कहते बीवी के साइन लेके आओ, तब आपको यहाँ नौकरी मिलेगी। वो भागा भागा जाता है घर और 15 से 20 मिनट पे वापस भी आ जाता है। डॉक्टर साहब से कहता है कि लीजिए,
मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है हॉस्पिटल, मैं बहुत खुश हूँ ये नौकरी पाकर। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आखिरी बार आपको हम पूछना चाहते हैं, आप ये नौकरी कर पाएंगे? उसने कहा कर पाएंगे, मैं तो ये पूरी ज़िंदगी नौकरी नहीं छोड़ूंगा सर। कहते हैं ऐसी बात है तो आप कल से आ जाओ। कह रहे कल से क्यों, आज से बुला लो आप, मेरी तनख्वाह कम से कम आज से शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ना ना, एक दिन और अपने परिवार के साथ बिता लो, फिर तो मुर्दाओं के साथ ही रहोगे। और इतना बोल के डॉक्टर साहब चले गए। अब इसे समझ नहीं आया कि इसने जो सुना क्या वो सच है, डॉक्टर साहब ने क्या बोला क्या था ये कि सिर्फ मुर्दा के साथ रहोगे। खैर उस दिन इसे घर भेज देते हैं। अगले दिन इसकी नौकरी शुरू होने वाली होती है। 7 बजे का इंतज़ार करता है, 6:30 बजे पहुंच जाता है, फटाफट से तैयार होकर खाना वाना लेके अपना बीवी को बताता है। बीवी भी हंसती है कि बताओ मुर्दाओं के बीच में आप रहोगे, डरोगे नहीं? तुम्हें तो बहुत डर लगेगा। उसने कहा मैं जिंदा इंसानों से नहीं डरूँ ये तो मुर्दा है, मैं क्यों डरूंगा। अब बड़ा खुश है, कॉन्फिडेंट है। बाबा को अपने साथ लेकर मुर्दा घर पहुंचता है, सबसे हाथ मिलाता है, सब बड़ा उसका आदर सत्कार करते हैं कि अच्छा बच्चा लग रहा है, कोई बात नहीं। और उससे बोलते हैं कि डर लगे तो हमें फ़ोन करना, डर लगे तो ये काम करना, डर लगे तो यहाँ चले जाना, डर लगे तो मुर्दा घर से बाहर आकर रोड पर टहल लेना। मतलब सब उसको मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर किसी के सामने मुझे डर नहीं लगता। और होता है कभी कभी, जब तक इंसान किसी चीज़ के साथ या किसी शक्ति के साथ अपना सामना होता ना देखे, तब तक वो अपने आप को बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान समझता है। जब कुछ ऐसा देख लेता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, ज़मीन निकल जाती है पैरों से। अब इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अच्छा हाँ, कहानी आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगती तो डिसलाइक करिएगा। अब यहाँ ये खाटू श्याम बाबा के साथ अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गया, जो उसको सीट दी गई है। अब ये तैयार है कि मुझे जो बताया मुझे अच्छे से याद है, बॉडी आएगी तो क्या क्या करना है। तकरीबन रात के 1-1:15 बजे उसके मुर्दा घर की घंटी बजती है। जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि 2-3 पुलिस वाले भाई साहब होते हैं, 1-2 डॉक्टर साहब होते हैं, एक डेड बॉडी होती है। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि भाई आप कौन हैं, हमने आपको पहले नहीं देखा, और जो यहाँ पहले थे वो कहाँ गए? उन्होंने कहा उन्होंने तो नौकरी छोड़ दी है, अब मैं ही हूँ। उसने कहा आपको पता है क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी होती है, क्या कर, वो सब पता है सर, आप ले आइए। बॉडी अंदर लेके आते हैं, पुलिस वाले भाई साहब का नाम लिखता है, डॉक्टर साहब का नाम लिखता है, डेड बॉडी का नाम लिखता है, समय लिखता है, तारीख लिखता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था। ठीक है, अब यहाँ ये सब कुछ लिखने के बाद डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो लेता है एक कागज़ पर, उसकी 2-3 फ़ोटो खींचता है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था, और उसे उस बॉक्स में सरका देता है। यहाँ इसका काम ख़त्म हो गया। सुबह तक कोई दूसरी बॉडी नहीं आई। अब 7 बजे तकरीबन सब लोग आने शुरू हो गए ऑफिस में, चहल पहल हो गई, तो अब डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अब ये कहता है कि मैं अब घर जाऊं, क्या करें? हाँ आपका जॉब हो गया, टाइम 7 बजे आप जा सकते हो। घर आता है, बीवी को बताता है, बीवी कहती है मतलब इस काम के 20,000 दे रहा, पागल तो नहीं है तुम्हारा मालिक? वो कहते पागल, महापागल है, इतने काम के कोई 2,000 रुपये नहीं दे, मुझे 20,000 दे रहे हैं। बहुत खुश है, 20,000 तनख्वाह है, मजाक थोड़ी ना है। अब यहाँ पर अगला दिन भी फटाफट से आ गया जी। अब शाम के 7 बजे ये भाई साहब फिर से पहुँचते हैं। 2 से 2:15 बजे का समय होता है, घंटी बजती है, और इस बार भी 2-3 पुलिस वाले भाई साहब और 1-2 डॉक्टर साहब होते हैं, और एक लड़की की लाश होती है, लड़की की डेड बॉडी होती है जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है और उसके सीने पे रखा हुआ होता है। वो देख के पहले तो डर जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे डरो मत, डेड बॉडी से डर रहे हो तुम? उसने कहा नहीं, मतलब ऐसा देख के मतलब डर तो लगता ही है ना। कहता है ना, बस ये है जिसने भी इसका कत्ल किया था वो इसे जला भी रहा था। वो तो पुलिस वाले भाई साहब आ गए और वो भाग गया, हमारी पकड़ में नहीं आया, पकड़ लेंगे उसे भी जल्दी। लेकिन देखो कैसे कैसे राक्षस लोग रहते हैं, डेड बॉडी को भी जला रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। खैर आप इसे रिसीव करें। वो डॉक्टर साहब का नाम लिखता है, पुलिस वाले भाई साहब का नाम लिखता है, लड़की का नाम लिखता है और समय तारीख लिखता है कि भाई इस समय ये डेड बॉडी मतलब यहाँ मुर्दा घर में आई है। अब उसके बाद फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं। जब उसका हाथ इंक पर रखता है, कागज़ पर रखता है, तो उस पर कुछ भी निशान सही से आता नहीं है। कोई बात नहीं, हो जाता है। अब फ़ोटो खींचता है तो फ़ोटो साफ नहीं आ रही होती है।
क्योंकि टाइम के साथ फ़ोटो वहाँ लेनी ज़रूरी है, कंपलसरी है, डॉक्टर साहब ने कहा है। 3-4 बार ट्राई करता है, फ़ोटो साफ नहीं आती। कभी कैमरा हिल जाता है, कभी कैमरे पर धुंध सी आ जाती है, कुछ भी हो रहा है लेकिन फ़ोटो साफ नहीं आ रही है। ये तुरंत करता है डॉक्टर साहब को फ़ोन कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे एक बॉडी आई है और ना तो उंगलियों के निशान ढंग से आ पा रहे हैं, ना कैमरा सही से चल रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, तुम एक काम करो, बॉडी को उस बॉक्स में कर दो, हम सुबह आके देख लेंगे, परेशान मत हो। बड़ा खुश होता है, कितने मिलनसार लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, मेरी बात समझ गए, है ना। फटाफट से वो उस लड़की की लाश को बॉक्स में रखकर अंदर सरका देता है। अब सरका कर जैसे ही बैठने आता है तभी वो बक्सा फिर से खुल जाता है, हल्का सा। तो सोचता है ढीला हो गया होगा, कोई बात नहीं, जाके फिर टाइट से एकदम से धमाक करके बंद करके आता है। जैसे ही अपनी सीट पर आके बैठता है तो सीसीटीवी कैमरा लगा रहा होता है, वहाँ देखता है कि वो बक्सा फिर से खुला हुआ है। यहाँ इसके मन में अब डर आ गया कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। जैसे ही वो उठ के 2 कदम चलता है तभी उसके दरवाजे पर बहुत तेज़ तेज़ कोई खटकाने लग जाता है, दरवाज़ा पीटने लग जाता है। वो बोलता है कि अरे दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो, मैं आ रहा हूँ। वो जाके देखता है तो पहले छोटी सी विंडो खोल के देखता है तो एक आदमी होता है और वो चिल्ला के कहता है कि उसे जला दो। उसने कहा किसको जला दूँ? कहता है जो अभी बॉडी आई है उसको जला दो। उसने कहा पागल तो नहीं है, भाग यहाँ से। और वो अपने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ देता है कि इसे भगाओ यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड वाले आते हैं तो वो आदमी भाग जाता है। लेकिन वो बार बार ये बोल के जा रहा था कि वो जिंदा है और उसे जला दो। खैर, अब यहाँ इसके मन में डर है। ये वापस उसी जगह जाता है जहाँ उस लड़की को रखा होता है। उस बक्से को इस बार बहुत टाइट से बंद करके आता है और वहाँ कुछ देर खड़ा रहता है। बक्सा नहीं खुलता, हंस के कहता है डर गया मुझसे। और जैसे ही अपनी सीट पर आकर बैठता है वो फिर से खुल जाता है। और इस बार लड़की की जो बॉडी है तकरीबन सिर से धड़ तक बाहर, जैसे किसी ने उसे खींच के बाहर निकाला हो। अब ये कैमरे में देखकर ये डर गया। ये भागता हुआ जाता है, दरवाज़ा खोलता है, बाहर से दरवाजे को बंद करता है और गमले के पास जाकर बैठ जाता है। बाबा शाम की तस्वीर निकालता है, माथे से लगाता है और बोलता है कि बाबा मुझे डर लग रहा है, ये नौकरी छोड़ नहीं सकता, अंदर रह नहीं सकता, मैं करूं तो क्या करूं। ये बात ये कर ही रहा था, अंदर कुछ आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये बाहर है, पूरे मुर्दाघर में कोई नहीं है, लेकिन अंदर आवाज़ आ रही है, जैसे कोई सामान इधर उधर रख रहा हो, कुछ बक्सा वगैरह खुल रहा हो। तो बहुत कोशिश कर झांकता है तो देखता है कि वो लड़की की डेड बॉडी ज़मीन पर सरक रही है। और ये हकीकत है, कोई मजाक नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है उन्होंने कहा कि नितिन मेरे पास प्रूफ तक है, अगर कोई मुझसे शर्त लगा लेना कि ऐसा नहीं होता तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ ये सब। अब इन भाई साहब ने जब वो बॉडी सरकती हुई देखी तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। इन्होंने फटाफट जाके जो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड था उसे बताया। उसने पहले तो इनका मजाक उड़ाया, फिर उसे ध्यान आया कि मुझे पुलिस वाले भाई साहब ने कहा है कि यहाँ डेड बॉडी चोरी भी हो जाती हैं, तो भाई ये तो चोर हो सकता है। दोनों जने अंदर जाते हैं, फटाफट से लाइट वाइट जलाते हैं, तो ढूंढते हैं, देखते हैं कि वो बॉडी वास्तव में वहाँ पर नहीं है। वो बक्सा खुला हुआ है और बॉडी नहीं है। दोनों डर जाते हैं, देखते हैं कहीं सरकने की कुछ आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई किसी को खींच रहा हो। ये बाबा शाम को माथे पे लगा के कहता है कि बाबा मैं कोई भी अनुभव नहीं करना चाहता, बस मेरे को इस समय डर लग रहा है और मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। बाबा जो हो अच्छा हो, सही हो, बाबा मेरे साथ रहना। अब यहाँ ये देखते हैं कि वो जो डेड बॉडी है वो गैलरी के एंड तक पहुँच चुकी है और पीछे वाला बस दरवाज़ा खुला और ये बॉडी जा सकती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तभी पीछे से पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। वही आदमी जो कि अभी चेतावनी दे रहा था कि इसे जला दो, वो खींच के उसे ले जा रहा था बॉडी को। अब वो सब बोलते हैं कि ये सब कर क्या रहा था, पकड़ लेती है पुलिस उसे। तो वो आदमी बताता है कि मैं इसका बाप हूँ, ये मेरी बेटी है और इसे जला दो क्योंकि इसके अंदर भूत है।
सब लोग हंसने लग जाते हैं कि क्या बोल रहा है तू। कहता मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि इस पर कोई है जिसकी वजह से ही इसकी मौत हुई है, और इसे आप अगर नहीं जलाओगे तो वो आप सबको मार सकता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है कहानी को विस्तार रूप से बताना, समझाना। थोड़ी सी लंबी हो रही है कहानी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन विस्तार से सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा, क्योंकि जिन्होंने मुझे कहानी बताई है ना, उन्हें 1.5 घंटा लगाया और मैं फिर भी इसे छोटी करके आप लोगों को सुना रहा हूँ। अब वो आदमी को पुलिस ले जाती है और कहती है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल रखो, पागल है, क्या क्या बोल रहा है, भूत है और जिंदा है, ऐसा कुछ नहीं है। उस आदमी से बोलते हैं कि तरुण भाई आप अपनी अमानत को संभालिए और इसे अंदर वापस बक्से में रख के आइए। तरुण डर रहा था, लेकिन इतने लोगों के बीच अब उसे डर लग नहीं रहा है। जैसे ही उस बॉडी को वापस उसमें रखता है, दरवाज़ा बंद करता है, दरवाज़ा हल्का सा फिर खुल जाता है। अब इस बार डर तो है ही, उस आदमी ने जो जो बताया वो भी मन में चल रहा है। तो गेटकीपर से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर ही बैठ जाऊँ। उसने कहा डर रहे हो तरुण भाई, कल कैसे करोगे, मैं कल से 3 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। उसने कहा कि तू छुट्टी पे जा रहा है तो कोई तो आएगा। कह रहा कोई नहीं आएगा, अभी फ़िलहाल 3 दिन के लिए कौन नौकरी करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 दिन संभाल लेना। अब वो उसके साथ बाहर बैठा रहता है। सुबह हो जाती है, घर आता है, रात भर सोया नहीं है, बीवी को आगे सारी बात बताता है। बीवी कहती है कि देखिए ऐसा है, मजाक नहीं है, ये हकीकत है और ये सब होता है, तीसरी शक्तियाँ होती है, मैं मानती हूँ। एक काम करो, आप बजरंगबली को आज साथ लेके जाओ, बालाजी को साथ लेके जाओ। सुना है और हमको पता है कि बालाजी के आगे सारी शक्तियाँ फेल हो जाती हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि बालाजी के आगे आ जाए। उसने कहा नहीं, मेरे बाबा है और मैं आज वहाँ जाकर बाबा शाम का पाठ करूँगा, उनका मंत्र जाप करूँगा। उसने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बात मानो तो सही। अच्छा हनुमान चालीसा ले जाओ रखकर, वहाँ आप हनुमान चालीसा पढ़ लेना। अब देखिए ऐसा है, जो आदमी ज़्यादा शो ऑफ करता है कि मुझे डर नहीं लगता, और जब उसे डर लगता है ना तो इतना लगता है कि पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। ये भाई साहब बिना किसी मदद, बिना किसी और सहारे के वापस अपनी नौकरी पर पहुंचते हैं। 7 बजे का समय, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे रात के 1 बज रहे हो। समय नहीं कट रहा है, 7:15 बजे घड़ी देख रहे हैं, 7:30 बजे घड़ी देख रहे हैं। अब डर रहे हैं इसलिए बार बार वक्त देख रहे हैं और वक्त इनका कट नहीं रहा है। गाने सुनने लग जाते हैं, इधर उधर मन लगाने लग जाते हैं, मोबाइल में समय बिताने लग जाते हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आए, कोई मिले, कोई बात करे, कोई आए, कोई तो हो। तभी इनके वहाँ ऑफिस में एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मैं डॉक्टर साहब की तरफ से आया हूँ, वो कौन सी बॉडी है जिसकी वजह से आप परेशान थे, मतलब जो फिंगरप्रिंट्स नहीं आए। उसने कहा हाँ हाँ आइए। अब वो दिखाता है तो उस लड़की की जब लाश आई होती है तो उसका हाथ कटा हुआ होता है। इस बार हाथ कटा हुआ नहीं है। ये देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए कि उस दिन मैंने देखा था तो हाथ कटे हुए थे। उसने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है। वो आदमी बोला कि आप कहीं मदिरा पान तो नहीं करते, कहीं आप पी के आए हो। उसने कहा मैं ये सब नहीं करता, और ये मैं लिखा है, मैंने रजिस्टर पे लिखा है कि किस हालात में बॉडी थी और सब कुछ है मेरे पास, आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हो। तो वो डॉक्टर साहब को फ़ोन करके कहता है कि ऐसा ऐसा था कि जो बॉडी परसों आई है, क्या उसका हाथ कटा हुआ था। उसने कहा हाँ बिल्कुल कटा हुआ था और थोड़ी सी जली हुई है। उसने कहा हाँ जली हुई है, लेकिन हाथ तो कोई भी नहीं कटा हुआ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये बात कर रहे होते हैं, तभी ऐसा लगता है कि वो बॉडी हिली। बाबा शाम की मदद मांगता है, लेकिन यहां अभी इसकी मदद हो नहीं रही है। इनकी कुर्सी अपने आप गिरती है, जो कि उस रूम में रखी होती है कोने में, अपने आप गिरती है। अब यहाँ तरुण और वो आदमी इतने डर जाते हैं कि फटाफट से मुर्दाघर से भागकर बाहर आते हैं। बाहर आकर जहाँ ये लंबी लंबी सांस ले रहे होते हैं कि हम बच गए या हमने जो देखा हमारी आंखों का भ्रम था, पलट कर देखते हैं तो जो मुर्दाघर का गेट है वहाँ वही लड़की खड़ी होती है जिसे ये अंदर अभी देख कर आए थे, जिसका हाथ कटा था। अंदर जा नहीं सकते मुर्दाघर में क्योंकि वो है,
और मुर्दा घर का गेट पार करके जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि वो सामने खड़ी है। तरुण बाबा शाम के लॉकेट को अपने हाथों में रख के कहता है, बाबा मेरी मदद करो, मैं डर रहा हूं और अब मेरे पास आपके अलावा कोई सहारा नहीं। आंख खोल कर देखता है तो वो लड़की गेट पर नहीं होती। एक और बात, कुछ भी गलत मत लिखिएगा, कुछ भी गलत मत लिखिएगा। आपको कहानी लगता है कि झूठ है, बनावटी है, डिसलाइक करो और निकल जाओ, चैनल को अनसब्सक्राइब करो, निकल जाओ। लेकिन किसी की भी भावनाओं के साथ और तीसरी शक्ति के साथ मजाक मत करना कभी भी, चेतावनी है ये, ठीक है। अब वो आदमी और तरुण भागकर मुर्दा घर के गेट से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, पूरा गेट वगैरह सब खुला छोड़कर। डर इतना लग गया कि इन्हें अब होश ही नहीं है। तरुण भी पसीने पसीने घर पहुंचता है। बीवी पूछती है क्या हुआ, उसने सारी बात बतानी है, सब कुछ बताता है। और बीवी पहले तो मजाक बनाती है, लेकिन उसे लगता है कि हाँ इसकी तो हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तब वो वहाँ बजरंगबली को याद करती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है, बालाजी का पाठ करती है। तब जाकर इसे थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि देखिए जहां आपने बालाजी को याद कर लिया वहां इन शक्तियों का एग्जिस्ट होना मुश्किल है, नामुमकिन है। बालाजी के आगे बड़े बड़े नहीं टिकते, सबको पता है। अब यहाँ ये मानिए कि बाबा शाम ने ही बालाजी को कहा हो कि गुरुजी यहाँ से आप संभालो, क्योंकि मैं नौकरी तक तो ले आया, लेकिन नौकरी में वो जो परेशानी है उसे आप ही दूर कर सकते हो। और सबको पता है कि बालाजी ही दूर कर सकते हैं, लेकिन ये आज भी बाबा शाम पर आस्था बनाए रखे, जो कि ठीक भी है कि बाबा ने मुझे नौकरी दिलाई है, बाबा ही मुझे बचाएंगे। अगले दिन सुबह देखते हैं तो वो हॉस्पिटल में लाश वैसे की वैसी ही होती है, मतलब मुर्दा घर में। ये भी जाता है सुबह और सारी बात बताता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें ऐसा यकीन तो नहीं है, लेकिन तुम दो जने एक ही बात बोल रहे हो तो झूठ भी नहीं हो सकता। अब वो डॉक्टर साहब से कहता है कि वो आदमी कहाँ है जिसने ये कहा था कि ये उसकी बेटी है, उससे मिलना चाहिए। मैं उससे जाकर मिलते हैं। तो वो आदमी कहता है कि उसकी बॉडी आप जब तक नहीं जलाओगे, जब तक वो शक्तिशाली होती जाएगी, एक तरह से मजबूत हो जाएगी। वो आप जो बता रहे हो ना कि पहले हाथ कटा था, हाँ बिल्कुल कटा था, मुझे भी पता है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि हाथ उसका ठीक हो गया है। आसपास ध्यान रखना, किसी की मृत्यु हुई हो वो उसी ने करी होगी, ठीक है। वो अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है और आपको क्यों नहीं मार रही है, आपने सोचा कभी? तरुण कहता है कि हाँ, सबसे पहले तो उसे मुझे ही मार देना चाहिए था। कहता आप तो उसकी रखवाली कर रहे हो, आप तो उसकी मदद कर रहे हो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाने में। वो जो चौकीदार था जो कि अपने गांव जा रहा था, वो गांव पहुंचा ही नहीं। जिस दिन आपके साथ यहाँ था उसके अगले दिन उसकी मौत हो गई। अब वो कहता है आपको कैसे पता? कहता मुझे सब पता है, और अभी ये डॉक्टर साहब का नंबर था आज। तो कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरे पास आए हैं तो एक बार फिर आपको चेतावनी देता हूँ और बता देता हूँ कि उसको आप जला दो, अन्यथा आप भी जीवित नहीं रहोगे। अभी तो इन्हें यकीन था नहीं। अब इस बार डॉक्टर साहब ने कहा कि तू अकेला नहीं रहेगा, हम तेरे साथ कोई ना कोई आदमी जरूर छोड़ेंगे यहाँ पर जो तेरी मदद के लिए हो। वो कहता ठीक है, एक से भले दो। अब जो आदमी उसके साथ रुका था वो डरता तो नहीं था, लेकिन मानता था कि सब कुछ होता है, ऐसा होता है, तीसरी शक्तियां होती हैं। रात के तकरीबन 2:30 बजे से या 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। अब ऐसे में 2 से सवा 2 बजे के बीच वो ही वापस से बॉक्स खुलता है। अब यहाँ ये दोनों कैमरे में देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में देख रहे हैं। कैमरा एक बार बंद होता है, फ्लैश होता है और ऑन हो जाता है। ज़मीन पर कोई बैठा हुआ दिखता है इन दोनों को। अब यहाँ डर तो बहुत रहा है, लेकिन अब हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। वो यकीन मानोगे आप, सीसीटीवी में वो इनके ठीक पीछे खड़ी दिखाई दी, लेकिन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। इनको कुछ
परेशान नहीं कर पाई, क्योंकि बालाजी का पाठ चल रहा है और ये दोनों लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। और आप यकीन नहीं करोगे, सुबह तक पढ़ते रहे। और इन्होंने वहां वो खेल होते हुए देखा जो कि अपनी जुबान से किसी को बता भी नहीं सकते। वो तो कैमरे में कैद है। और आप यकीन नहीं मानोगे, अगर वो सीसीटीवी फुटेज मैं यहाँ दिखाऊं, जो कि नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है, मन में डर बैठ जाएगा और वो हालत हो जाएगी कि घर में भी अगर अकेले हुए तो इधर उधर जाते में भी डर लगेगा। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ जो मैंने देखा, तकरीबन 5 या 6 सेकंड की क्लिप थी, लेकिन उन्होंने जो मैंने क्योंकि पहले बोला कि भाई ऐसा होता है क्या, उन्होंने कहा नहीं मानते तो पहले एक क्लिप देख लो। उसके बाद मेरे को ये कहानी बनानी पड़ी, बतानी पड़ी। अब यहाँ सुबह जब होती है तो सबसे पहले परमिशन लेता है ये कि इस बॉडी को आज ही इनके पापा की निगरानी में उनको सौंपा जाए और इसे मतलब इसका अंतिम संस्कार किया जाए, इसे मुक्ति मिले। बालाजी का पाठ किया उसने और खाटू श्याम बाबा के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा इनको मुक्ति मिले, जो इन पर हावी है वो भी मुक्त हो, उसकी कोई परेशानी हो तो वो भी दूर हो। बस मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने मेरी मदद क्यों नहीं करी, बजरंगबली ने मेरी मदद क्यों करी। सवाल है, भक्त का कैसा भी हो सकता है, उसे ये नहीं पता, कोई भी अलग नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, बालाजी के आगे तीसरी शक्ति का कोई वजूद नहीं है, आपको भी पता है। और जो इनके साथ हुआ ये सब कुछ, ये इनकी वाइफ ने घर पर देखा है। जैसा कि ये बताती हैं, ये बता रही थी कि उस रात ये सोई नहीं थी और इन्हें वो सब घर पर दिख रहा था, क्योंकि ये बालाजी का पाठ कर रही थी, बाबा शाम को याद कर रही थी और इनकी आंखों के आगे मानो ये सब हो रहा हो, चल रहा हो। पति के बताने से पहले उसने वो चीज़ें बताई जो कि पति ने रात को महसूस करी हैं, देखा है, अपने ठीक पीठ पीछे खड़ी हुई उस लड़की को देखा है। बाद में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, मुक्त होती है और ये भी अब उसी जगह जॉब करता है। निडर है, लेकिन देखिए जो मैंने आपको बताया, अगर आपके साथ हो रहा हो तो क्या आप उस नौकरी को कर पाओगे या कर सकते हो, क्या रुक सकते हो उस जगह? ये सब इनके साथ हुआ है असल में। खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो जय श्री खाटू श्याम जी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह का नाम फिर लिख के बताइएगा। बाकी मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय श्री बालाजी, जय श्री खाटू श्याम जी महाराज, हर हर महादेव। तीसरी शक्तियाँ होती हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।